सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बारे में देख लिया था कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं सभी के मन में कि बायोकेमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। फिर क्वेश्चन भी उन्होंने ज़्यादा पूछे हैं इस बार, तो मतलब 22 से 23 क्वेश्चन लगभग आए थे AMCRE 2024 में। फिर कुछ समझ नहीं आता कि कैसे ओवरऑल तैयारी की जाए। तो सबसे पहले अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो एक तो 12th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी वाली बुक है, वहाँ से आप बेसिक्स कवर कर सकते हैं। बायोलॉजी की बुक नहीं कह रहा मैं, अगेन 11th-12th की बायोटेक्नोलॉजी वाली बुक जो होती है वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं टेक्निक्स वगैरह, और जो हमारी कुछ मेटाबॉलिज्म होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब। और उसके बाद हमारी लाइनिंजर भी मैंने पढ़ के देख रखी है, और सत्यनारायण भी और गोडगर। तीनों बुक्स में मुझे जो बेस्ट लगी थी वो थी सत्यनारायण, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल रहे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन का पैटर्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इस कुछ ऐसे पूछे गए थे जैसे एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री एनालाइजर, जो हमारा हैवी मेटल्स को ट्रेस करता है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन था। और इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स, मतलब यहीं से आता है ये। तो हमें वी शुड मेक श्योर कि अगली बार, मतलब अगर हम अब प्रिपेयर कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को, तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें टेक्निक्स होनी चाहिए कि इनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स होती है जैसे हमारी कोलोरीमीटरी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्रोमेटोग्राफी, और कुछ हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स होते हैं जैसे पीएच मेथड हो गया, और फिर आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और ASV, और पोलैरोग्राफी। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, इनके टाइप्स और सब टाइप्स को भी देखना पड़ेगा, प्लस कुछ रीजेंट वगैरह, सोलवेंट, सोल्यूट, इन सब के बारे में ओवरऑल हमें पता होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी के जो जो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो टाइप होते हैं, क्योंकि आगे देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आई थिंक जैर इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सिलेबस में भी दे रखा है, ये टेक्निक्स अलग से दे रखी है, जो मैंने सिलेबस बताया था लास्ट वीडियो में कि वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं ग्लूटाथायोनेट। ये क्वेश्चन था कि ये किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन है। अब ये तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक मतलब एग्जांपल उठा के दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो हमारे जो प्रोटीन की कैटेगरीज होती हैं, हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, उसका जो सेकेंडरी कैटेगरी में हमारे जो आते हैं प्रोटीएस, पेप्टोन, पेप्टाइड। अब ग्लूटाथायोन हमारा पेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है, पेप्टाइड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो प्रोटीन के जितने भी क्लासिफिकेशन है, उनकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, और उन सब के एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट बना के हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोटीन को ही नहीं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, और वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों के हम छोटी छोटी लिस्ट बना के उनके एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब ऐसे हमें तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी है, इस बार प्रोटीन मतलब पूछा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा प्रोटीन से पूछ ले, फिर हो सकता है प्रोटीन का ही क्लासिफिकेशन का कोई दूसरा पूछ ले वो लोग। ऐसे ही जैसे केसिन मॉलिक्यूल पूछा था, एक फोस्फोप्रोटीन होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन जो हमारा होता है, उसका क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो उसकी कैटेगरी होती है फोस्फोप्रोटीन, और फिर उसका एग्जाम्पल होता है हमारा कैसिन और विटेलाइन, जिसे हम एग यॉक भी बोलते हैं। इस बार कैसिन पूछा है, और हो सकता है कि अगली बार विटेलाइन पूछ ले, या फिर कोई दूसरी कैटेगरी से उसका एग्जाम्पल पूछ ले, है ना। अब बात करते हैं जैसे पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी पूछा था। तो पायरुवेट काइनेज ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे होता है, जिसे हम एमडन मेयरहोफ पाथवे भी बोलते हैं, उसी में आता है, यानी ग्लाइकोलिसिस का जो हम चक्र होता है। ठीक है, अब पायरुवेट काइनेज जो है वो हमारा आरबीसी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है ना, जो टिप मोलिकल का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, जो एक एनर्जी सोर्स है आरबीसी का, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया के चांसेस हो जाते हैं, हीमोलिसिस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा क्लिनिकल वे में भी इन्होंने पूछ लिया, और जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल थी उसमें भी आया, है ना। तो जिससे डेफिशिएंसी हो रही है किसी एंजाइम की, कम या ज़्यादा होने से कोई डेफिशिएंसी हो रही है, और वो हमारे क्लिनिकल यूज़ में भी मतलब हम उसे पढ़ते हैं, है ना। जनरली हम क्लिनिकल लेबोरेटरी के उसमें भी पढ़ते हैं किसी डिजीज़ को डायग्नोस वगैरह के लिए। वो एंजाइम्स की आप एक लिस्ट बना लो, सारी एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन भी मतलब ज़रूरी है, और एंजाइम्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो जैसे ये अब ग्लाइकोलिसिस की साइकिल से मतलब रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। अब जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बाकी साइकिल्स होती हैं, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई हमारी, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सारी साइकिल भी हमें एक बार पढ़ना ज़रूरी है
क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, कितने मॉलिक्यूल से दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल बना, और कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे पूछा भी है शायद कोई एटीपी मॉलिक्यूल जैसा क्वेश्चन। अब देखते हैं, जैसे हमारा फिर था हमारा स्मॉल डीएनए इज रन एगरोस कंसंट्रेशन शुड बी हाइयर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हम स्मॉल डीएनए रन करेंगे तो एगरोस का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाइयर होना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन था। अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्टिंग में बताया था, सारी टेक्निक्स हमें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, है ना। और उसमें कौन कौन से जो मतलब मटेरियल है या फिर कौन कौन से रिजेंट यूज़ हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा डेप्थ में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही टीआरएनए स्ट्रक्चर पूछा था, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर टीआरएनए पूछा है तो मैसेंजर आरएनए पढ़ना ज़रूरी होता है ना। टीआरएनए, फिर ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन जो है, मतलब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा ये, अगर आप जब बुक सत्यनारायण वाली बुक पढ़ेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो फिर जैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है ना। डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन। अब जो यूकैरियोट के रेप्लिकेशन में हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज वो प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा कौन सा टाइप का होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने कितना डेप्थ में जाके पूछा है, रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया हुआ है सत्यनारायण से, लेकिन अब हमें देखो थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाके रेप्लिकेशन वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। इवन अगर आप 2023 वाला क्वेश्चन अगर आपको मतलब 2023 वाले तो इतने क्वेश्चन थे नहीं, क्योंकि शायद वो पहली बार हुआ था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन था ओकाजाकी फ्रैगमेंट, है ना। ओकाजाकी फ्रैगमेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी, है ना। ये भी एक जेनेटिक मतलब मोलिकुलर बायोलॉजी का ही पार्ट होता है। तो थोड़ा थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे रेप्लिकेशन हो गया और ये सारी चीज़ें। फिर हमारा क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन आया था, HPLC की फुल फॉर्म पूछ ली थी उन्होंने। फिर यूरिया साइकिल, जिसे हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, कितने एटीपी मोलिकुल प्रेजेंट होते हैं, 4 मोलिकुल होते हैं, है ना। सारी साइकिल मैंने बताई थी। तो यूरिया की जो साइकिल है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। देन मैक्रोमोलिकुल्स हमारे प्रोटीन्स होते हैं। देन हमारा कीटोजेनिक अमाइनो एसिड पूछा था इन्होंने। अमाइनो एसिड के सब टाइप्स जितने होते हैं, अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल कितने होते हैं, वो सब कुछ मतलब पढ़ना पड़ेगा। इसका जो सिंथेसिस होता है वो लीवर में होता है, और इनके जितने भी प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं वो सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज़ के लिए जो हमारा टेस्ट होता है वो नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट होता है, जिसे हम रोथेरा टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर पीएच से पूछा है इन्होंने, हाइड्रोक्सिल OH जो हमारा बेस है, पीएच और पीएच वाली जो मतलब यूनिट है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अमाइनो एसिड वाली जो यूनिट है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट, सिंगल यूनिट उन्होंने छोड़ दिया है, सारी यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ये होती है हमारी टेक्निक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे BL लैम्बर्ट लॉ से आया था, एक रेलिग स्कैटरिंग से आया था। फिर DNA विजुअलाइजेशन टेक्निक जो जेल डॉक्यूमेंटेशन। फिर PRP इज ऑब्टेन बाई सेंट्रीफ्यूगेशन एट कितने, मतलब PRP कितने सेंट्रीफ्यूगेशन पे, कितने RPM पे अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो PRP हमें मिलेगा, है ना। तो सेंट्रीफ्यूज से भी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। तो टेक्निक्स तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाती है हमारी, उनको थोड़ा थोड़ा डेप्थ में पढ़ने के लिए। फिर हमारा जो है विटामिन से क्वेश्चन पूछ रखा था, रिकेट्स, और कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। ठीक है, फिर हमारा इंट्रा सेलुलर आयन जो होता है हमारा, यानी कि आयरन एब्जॉर्प्शन, है ना। आयरन एब्जॉर्प्शन और उसका जो भी मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। इंट्रा सेलुलर आयरन जो हमारा होता है फेरिटिन में होता है, और मतलब फेरिटिन की फॉर्म में हमारा स्टोरेज होता है लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। ठीक है, आयरन एब्जॉर्प्शन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बॉन्ड्स बिटवीन A एंड T, अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। कैथेप्सिन हमारा जो है वो प्रोटीन होता है लाइसोसोम का, है ना, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा जो है हेक्सोकाइनेस एंजाइम होता है, जो उसको ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज को
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन कन्वर्ट करता है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। अगेन जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है उसमें एक एक चीज़, एक एक एंजाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। इस एंजाइम से ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है, इतने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ओवरऑल ये था, ये हम हो गए हमारे 22 क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कोई रिसोर्स आप रेफ़र कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री रेफ़र किया सत्यनारायण, मतलब इसके लिए, तो हम इसको पढ़ कैसे सकते हैं। अब जैसे ये है हमारा बायोकेमिस्ट्री, और जैसे ही हमारा हो गया न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये वाला चैप्टर हो गया हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, प्योरीन्स, पायरामिडीन्स, ये सब, इन सब के बारे में, शुगर मोलिकल्स, शुगर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना, इन सब के बारे में। फिर ये जो टेबल हो जाती है ना, ये सारी टेबल इंपॉर्टेंट होती हैं इस बुक में, है ना। कहीं भी किसी भी बायोकेमिस्ट्री की बुक में अगर आपको टेबल दे रखे हैं, उन टेबल के स्क्रीनशॉट लो और उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर उनको सेव करके उनकी कोई फाइल बना लो, है ना। उन टेबल्स में जो एग्जाम्पल वगैरह दे रखे होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, चारगाफ रूल, तो जो बेसिक बेसिक है इन्होंने वो पूछा है, लेकिन वो भी बेसिक आपको क्लियर जब होगा जब आपको इन सबको मतलब थोड़ा थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है। फिर डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, फिर हमारा जैसे एक एंजाइम हो गया, ठीक है। एंजाइम की क्लासिफिकेशन हो गई, डायरेक्ट इन्होंने टेबल दे रखी है। ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन, ऑक्सी रिडक्टेस, मतलब ऑक्सी रिडक्टेस, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइगेज, ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन है। और ये इनकी रिएक्शन दे रखी है। फिर हमारे ये दे रखे हैं जैसे लाइगेज एंजाइम है, एंजाइम स्पेशलाइज्ड इन दी एडिक्शन और रिमूवल ऑफ वाटर, अमोनिया, CO2 एक्सेट्रा। यहाँ से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं ये। और ये हमारा ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें हम 12th क्लास से पढ़ते हैं, 11th 12th क्लास से आप देखोगे। और ग्रेजुएशन में तो बहुत और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है ये MLT में, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, हम प्रोटीन का देखते हैं। प्रोटीन कहाँ है हमारा, जैसे इस बुक में हम प्रोटीन पढ़ते हैं, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड 43। ऐसे ही लिपिड का है, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारा प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन की डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। फिर कंपोजिशन क्या होती है प्रोटीन की, फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन के। फिर इसी में हमारा अमाइनो एसिड दे रखा है, ठीक है। अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन, ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन पोलैरिटी बेसिस, जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड की एक चेन होती है, उन्हीं से मिलके हमारे प्रोटीन बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रोटीन दे रखा था, स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन की, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो गई। सपोज अगली बार उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसी होती है, क्या शेप होती है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सही उसको कर दोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओगे। देन ये था डीनेचुरेशन, कलर रिएक्शन, यानी कि जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो इसके कौन कौन से रिएक्शन होता है, ब्यूरेट, निनहाइड्रीन, है ना। अभी तक हम डायरेक्ट पढ़ रहे थे निनहाइड्रीन रिएक्शन को, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, थोड़ा चैप्टर पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे कैसे वर्क करती हैं, कैसे वो चीज़ें टेस्ट तक पहुँचती हैं, क्लिनिकल टेस्ट तक। फिर जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ये हो गया हमारे, प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड सोल्यूबिलिटी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा। ये पूरी एक टेबल हो गई, इस टेबल का स्क्रीनशॉट लो। ये सिंपल प्रोटीन हो गए, कंजुगेटिव प्रोटीन, ड्राइव प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैंने बताया था ना वो पेप्टाइड, पेप्टाइड का एग्जाम्पल हमारा होता है।
ये हो गया हमारा ग्लूटाथायोन, ठीक है। बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पेप्टाइड्स ग्लूटाथायोन, ठीक है। अगर उन्होंने ऑक्सीटोक्सिन ऐसे पूछ लिया होता कि मतलब ये किस कैटेगरी का, मतलब प्रोटीन की कौन सी क्लासिफिकेशन की सब कैटेगरी का एग्जांपल है। ऐसे ही और भी हमारे जैसे क्रोमोप्रोटीन्स हो गया, इनके एग्जाम्पल हो गए हीमोग्लोबिन, ये एग्जाम्पल जैसे फोस्फोप्रोटीन हो गया, इसका एग्जाम्पल हमारा केसिन, मिल्क, विटेलाइन। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कहीं से भी अगर आपको नोट्स मिलते हैं तो बेटर है, अगर आपको बने बनाए नोट्स मिलते हैं कहीं से, अगर आपने पहले बना रखे हैं वो नोट्स भी बेटर हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक लेना है या इसी बुक को आप पढ़ें। जैसे ये थोड़ी थोड़ी ये दे रखी है टेबल टाइप में, क्लासिफिकेशन में, इनका स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़े और इनके साइड में ही ऐसे आप लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल यही है, इसके एग्जाम्पल यही है, इसके एग्जाम्पल यही है। थोड़ा बहुत इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे चैप्टर्स को मतलब पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स को पढ़ने बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मतलब यूट्यूब पे इतने एन नंबर ऑफ वीडियोस लोगों ने बना रखे हैं, वहाँ पे आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे हमारा ये हो गया एंजाइम, ठीक है। एंजाइम तो मैंने बता दिया था ऐसे ही, या शायद इसमें लिपिड होगा कहीं, एक्टिव साइट वगैरह होती है जो एंजाइम की। जैसे इसमें वाइटामिन्स हो गए, ठीक है। अब ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, नॉन सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल और नॉन वाटर सोल्यूबल, है ना। जो पानी में घुलनशील और अघुलनशील वाइटामिन्स होते हैं, अभी तक उनके सोर्स और हम उनका साइंटिफिक नेम पढ़ रहे थे। लेकिन अगर आप थोड़ा मतलब डेप्थ में पढ़ोगे तो चीज़ें आपको और थोड़ी बेटर समझ में आएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन दे रखा है इन्होंने, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, है ना। जैसे फैट सोल्यूबल हमारे ए डी ई के हो गया, फिर वाटर सोल्यूबल हमारे सी और बी कॉम्प्लेक्स हो गया, इनके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। फिर हर विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। तो इतना डेप्थ में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं वाइटामिन्स के, विटामिन डी हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, और फिर मेटाबॉलिज्म हो गया थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ लेना है, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो हम उसमें एटलीस्ट एलिमिनेट करने के उसमें हो सिचुएशन में। ऐसा ना हो कि हमें क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। विटामिन ई हो गया हमारा, जैसे विटामिन के हो गया, इसकी केमिस्ट्री हो गई, बायोकेमिकल फंक्शन हो गया इसका, फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है, आरडीए। खासकर ये जो इम्पोर्ट टेबल्स दे रखी है ना बीच बीच में ब्लू कलर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही हमारा अगर हम जैसे दूसरा चैप्टर देखें, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड पोरफायरिन्स। देखो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, जैसे और जो हमारा उसमें दे रखा है, ठीक है। जैसे हमारा प्रोटीन दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, अमाइनो एसिड दे रखा है, उनका मेटाबॉलिज्म, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनके एग्जाम्पल, उनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बस उन्हीं उन्हीं का पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई और भी जितनी दुनिया भर की बायोकेमिस्ट्री होती है आप वो सब पढ़ो बैठ के, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कैसे कैसे होता है, कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन में होता है, क्या चीज़ किस में चेंज हो रही है, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। लिपिड्स हो गया फिर हमारा ये।
प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे हो गए, ये एल्बुमिन ग्लोबुलिन वगैरह जो है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे आप पोर्शन भी मैंने दिखाए हैं, है ना, तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। जो भी मैंने यूनिट दिखाई है, जैसे मैं अभी सिलेबस आपको दिखाता हूँ, ये रहा सिलेबस। मतलब मैं सिलेबस में हाईलाइट कर रहा था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारे सिलेबस में से ही है, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन उन्होंने बाहर से उठा के पूछ लिया है या कहीं से भी उठा के पूछ लिया है। क्वेश्चन वहीं से है। जैसे ये था बेसिक एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, डिसऑर्डर्स, और ऐसे ही हमारा प्रोटीन हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन क्वेश्चन था, ठीक है। अगली बार हो सकता है कोई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन पूछ ले, मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। आयरन हमारा हो गया। तो क्वेश्चन तो सारे सिलेबस में से ही है। अब ये भी हमें पता चल गया है कि भाई कितना कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है। हमें टाइप्स पढ़ने हैं, हर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, हर उस चीज़ के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, और क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है उनकी थोड़ी बहुत साइकिल्स को देखना है, और उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। फिर उसको उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स लास्ट टाइम तक रिवाइज करते रहना है। अगर आपको चाहिए कि भाई आप बायोकेमिस्ट्री में एटलीस्ट 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 से 16 क्वेश्चन आपके ठीक हो, तो इतना आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। टेक्निक्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये जितनी भी हमारी टेक्निक्स है, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर, एग्रोस, जेल, सेलुलोज, एसीटेट, पेज, फिर हमारी टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसके मेरे पास नोट्स वगैरह है टेक्निक्स के, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और ग्रुप का जो लिंक है वो तो ऑलरेडी इसमें हमारा कोई चल रहा है, तो उस वहाँ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ओवरऑल जो सिंपल स्ट्रेटजी है कि बायोकेमिस्ट्री की ऐसे प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आपने स्कूल कॉलेज मतलब इंस्टीट्यूट या जहाँ भी आप पढ़े हो कॉलेज वगैरह में इतनी चीज़ें आपको ने डेप्थ में नहीं पढ़ी है, तो मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वो हर स्टैंडर्ड है वो हर बार हाई हुआ है, ठीक है। 2023 से 2024 में, है ना, 2024 में पेपर इतना थोड़ा अनसर्टेन था, इतना हाई था, उसके बाद भी देखो जो रैंक 1 था उसका 280 मार्क्स आया था, है ना। मुझे तो लग रहा है इस बार 350 ना चला जाए। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी का जो लेवल है वो तो हाई करना पड़ेगा। कोई भी एक बुक उठाइए, उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए हर चीज़ के बारे में, जो जो भी दे रखा है। एटलीस्ट आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, भाई एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उठा उठा के, एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। जो टेबल्स होती हैं बीच बीच में चैप्टर में, वो सारी टेबल्स आपको रटी हुई होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन एंजाइम्स के, उनके टाइप्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, कोई साइकिल दे रखी है बीच में, वो सारी चीज़ें आपको बीच में पता होनी चाहिए। तो बस ये थी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, है ना। और मुझे नहीं लगता मैं मतलब इससे सिंपल करके चीज़ों को बताया जा सकता है, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि भाई एक महीने में आप कंप्लीट कर लोगे। ये ओवरऑल पूरा आप 3 साल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, जब जाके एक एग्ज़ाम आप देते हो, ठीक है। और अगर लास्ट टाइम पे आपने कुछ भी नहीं किया है, तो एटलीस्ट चीज़ों को ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन छोड़ने के अलावा या फिर चैप्टर छोड़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर आपको कवर करना है तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी दुनिया भर के लेक्चर्स आप वहाँ से कवर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बस ये था इस वीडियो में।